बालाघाट शहर को यातायात से मुक्त किया जा सकता है? बालाघाट को अगर विकास की दृष्टि से तो सबसे पहले आवागमन के सुगम साधन होने चाहिए। क्षेत्र के अंदर या शहर के अंदर जिस प्रकार से ट्रैफिक है, बड़ी गाड़ियों का आना, 18 चक्के, 22 चक्के, 36 चक्के, जिस प्रकार से गाड़ियां चलती है, तो एक तो दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और इंडस्ट्री वहाँ लगती है जहाँ सड़कें मजबूत हों। बालाघाट सिवनी से 86 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। काफी कंस्ट्रक्टिव वर्क से आप जुड़े रहे हैं और आपका काफी अनुभव रहा है। किस तरह की प्लानिंग की जरूरत आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आती है? इसके पूर्व मैं विधानसभा परसवाड़ा से विधायक था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि परसवाड़ा की रोडें देखेंगे तो आप 2013 से 18 में बहुत सारी चेंजेस पाएंगे, लेकिन यहाँ से फिर भी अभी सड़कों के मामले में बालाघाट बहुत पिछड़ा है। 4 लेन कब से सैंक्शन हुआ है गोंदिया टू बालाघाट, मगर उसका हाल क्या है? सिर्फ एक सीमांकन होकर के रखा हुआ है। नहीं, ये तो बिल्कुल फिलॉसफी है कि एक मार्ग से समाधान नहीं निकलता है तो अनेक मार्गों को इजाद करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे अनेक मार्ग इजाद नहीं हो पा रहे हैं। मल्टीपल सॉल्यूशन की ओर हम मल्टीप्लाई हुआ है, मल्टीप्लाई उन लोगों का हुआ है। आप उनके जरा देख लीजिएगा हिसाब किताब। मैं राजनीति नहीं लाना चाहता हूँ, क्योंकि बालाघाट विकास की बात है। बालाघाट को मैं विकास के रूप में ही देखना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी दल का। बालाघाट के अंदर रिंग रोड कैसे बनेगी? बालाघाट की रिंग रोड तो आप ही बता दीजिए किस प्रकार का निश्चित तौर पर बनेगी। बिल्कुल बनेगी। यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कॉल करे। लेकिन वही बालाघाट विधायक के द्वारा इस आदेश को पलटा गया है या उनके निर्देश पर इस आदेश में परिवर्तन किया गया, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी डीएम की है और जनप्रतिनिधि बालाघाट के, और जो व्यापारी संघ है वो बालाघाट जिले का है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं पे क्या स्थिति बनी हुई है जिले में कोरोना त्रासदी के बाद में, और खास करके बालाघाट जिले की आर्थिक व्यवस्था के बारे में आप क्या कहें? करीब करीब ये मान के चलिएगा कि बालाघाट जिले के अंदर 1.5 लाख के करीब मजदूर बाहर से आए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि 1.5 लाख मजदूर तो आया है, जो बाकी नहीं आए हैं। तो हमारे इस मध्य प्रदेश स्टेट से 15 सालों में कितने लोगों ने पलायन किया बेरोजगारी के कारण। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने कहा है कि लोगों के अकाउंट में पैसे जाना चाहिए। इसकी बात तो आपके कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट रहे हैं राहुल गांधी और अभी महासचिव है, हालांकि उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम की आज देश में ज़रूरत है। कोरोना त्रासदी के बीच में हमने देखा कि दुनिया के तमाम जो देश है, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, तमाम लोगों ने अपने लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वहाँ की जो करेंसी उसके तहत में उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया। लेकिन देश में 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, लेकिन उस पैकेज में गरीबों के हाथ में कुछ नहीं मिला। केवल 500 रुपये का केवल जनधन खाते के तौर पर आया और राशन के अलावा, इसके अलावा गरीबों को कुछ नहीं मिला। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे फिर? देखिए, सवाल आपके बड़े महत्वपूर्ण है, जवाब भी उसका उतना ही महत्वपूर्ण मिलेगा और जवाब भी बिल्कुल मुंह तोड़ देंगे। हिंदुस्तान के अंदर आगाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन? हमारे प्रेसिडेंट थे नेशनल कांग्रेस के श्री राहुल गांधी जी। लेकिन राहुल गांधी भी तो मजाक उड़ाते हैं ना। राहुल गांधी जी ने क्या गलत बोला? राहुल गांधी जी ने राफेल के बारे में क्या गलत बोला? राहुल गांधी जी ने अगर कोविड-19 के बारे में बोला तो क्या गलत बोला? आप नेशनलाइज इशू पर ज़्यादा कुछ आ गया है, तो मेरा एक सवाल था। हाल ही के दिनों में हमने देखे कि कोरोना त्रासदी की वजह से पार्लियामेंट सेशन बंद है, कई विधानसभा सत्र स्थगित हो गए। इसके बावजूद में हमने ये देखा है कि बिना पार्लियामेंट में एक नेशनल लेवल पे डिस्कोर्स और डिस्कशन के बगैर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई। 2014 के बाद आप मुझे बता दें कि राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कितनी बनी और प्राइवेट विश्वविद्यालय कितने बन गए? 50 IIT की तो घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी। तो बनी कितनी? आप बताएंगे ना कितने बने? मैं क्यों बताऊंगा? ये तो वही जवाब देंगे जो विपक्ष में है, जनता के मुद्दों पर आप बात करते हैं। विपक्ष का मतलब भी होता है जनता के विपक्ष में आपको बताना चाहिए कि क्यों नहीं बने, क्या कारण था। आपका आज के एजुकेशन प्रश्न आपका है कि जो अभी जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है, मैं तो आपको बेस पे ले गया। विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, जिसमें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। बिल्कुल इस प्रकार से विश्वविद्यालय जो स्वशासी कहना चाहिए, जो सरकारी कहते हैं, वो कितने बने? नहीं, लेकिन प्राइवेट बन गए। तो प्राइवेटीकरण का इनका जज्बा उद्योग नगरी से जुड़ा। लेकिन ये तो मनमोहन जी की सरकार से ही चालू हुआ है, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन। मैं कहता रहा हूँ कि सरकार ने बनाया, लेकिन 14 उन्होंने वो भी बना के दिया।
कि जो मातृभाषा है उसी के तहत में आपको कक्षा 5वीं तक पढ़ना होगा। फर्स्ट क्लास से स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम नहीं रहेगा। तो आप इसको किस रूप में देखते हैं? अगर जंगल है, गांव का व्यक्ति है, कस्बे का व्यक्ति, अगर वो इंग्लिश नहीं पढ़ेगा मान के चलिए, तो फिर बाद में फॉरेन यूनिवर्सिटी को लाने की बात की है तो वो तो पिछड़ जाएगा, उनके मुकाबले कहाँ तैयार हो पाएगा। और जो बड़े लोग बच्चे तो ऑटोमेटिकली निश्चित तौर पे जो अगर आपने लैंग्वेज की बात की है कि हमारे हिंदुस्तानी लैंग्वेज जो सब हिंदी जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, साथ में इन्होंने पूरे ऑल इंडिया में नहीं, लेकिन इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप मेरे सवाल का सवाल जवाब मैं देता हूँ आपको कि उन्होंने अगर इंग्लिश को कंपलसरी नहीं किया, और ये बिल्कुल सर्वज्ञान है, मुझे भी है कि 5वीं तक के इंग्लिश का ज्ञान वर्जित है। केवल MSME के माध्यम से वो जो लोन दे रही है गवर्नमेंट, तो लोन के माध्यम से तो गरीब और गरीब हो जाएगा, इससे तो बड़ा व्यक्ति कभी नहीं बन पाएगा या आत्मनिर्भर तो नहीं बन पाएगा। तो ये पॉलिसियों को आप किस रूप में देखते हैं? आपको हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं पे एक स्टूडेंट जो अपने आप को एक वेल कहना चाहिए, उसको सब्जेक्ट के ऊपर मास्टर होता है, वो मास्टर नहीं रहेगा। इनोवेशन हो रहा है दुनिया में, उसको हम इजाद कर रहे हैं, भारत में ला रहे हैं। चाहे फ्रांस से राफेल की बात करें या अभी 5G आएगा तो उसको भी हम बाद में लाएंगे और यहाँ पे अंबानी कंपनी को दिया जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है, लेकिन भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी को मिसिंग किया जा रहा है, एजुकेशन में भी इस चीज़ को मिसिंग किया गया। तो इसका क्या कुछ असर देश पर पड़ेगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि आज फर्स्ट स्टैंडर्ड से लोगों को जरूरत है कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़ा जाए, क्योंकि अब ये विज्ञान का युग माना जा रहा है, इसको ज्ञान का युग माना जा रहा है। टोटल सुपर फ्लॉप पॉलिसी आने वाले दिन में एक स्टूडेंट के साथ छला हुआ एक मजाक कहा जाए।